नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे हाटपिपलिया से पूर्व विधायक मनोज चौधरी से। ये वही मनोज चौधरी हैं जिन्होंने कांग्रेस के उन 22 लोगों में शामिल थे जिनकी बगावत के बाद 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार का पतन हुआ। लेकिन इस पतन के पीछे कई सारे कहानियां हैं, किस्से हैं, कई सारे आरोप प्रत्यारोप हैं और भी कई सारी चीजें हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे मनोज चौधरी जी से कि आखिर वो क्या घटनाक्रम थे, वो क्या कारण थे और क्या क्या उसके पीछे घटित हुआ। तो वो हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताएं। तो मनोज जी, सीधे सवाल आपसे कि पहला आरोप ये लगते रहे कि 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए आपको बीजेपी ने दिए और आप बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस छोड़ गए और सरकार गिरा दी। इस आरोप में कितनी सच्चाई और आपको कितने पैसे मिले? मैं तो जिन आरोप लगाने वालों को कहना चाहूँगा कि जितना भी आप जिस सरकार में थे, अगर 1 रुपये का भी कहीं लेन देन हो जाता तो सरकार थी, सरकार की सीआईडी रहती है, सब तरह की चीज़ें रहती है। एक बात। दूसरी बात, जब भी कोई राजनीति करता है तो चाहे वो भगवान राम जैसे हमारे नहीं बचे, उन माता सीता ने वहाँ जो है अग्नि परीक्षा देकर के आ गई, उसके बाद भी उनको जंगल भेज दिया। तो इन बातों की तो खैर आप भी जानते हैं, जनता जानती है। लेकिन जो स्थितियाँ हमारे क्षेत्रों की हो रही थी पूरे साल सवा साल में, उन स्थितियों को देखते हुए चाहे हमारे सब तरह के किसी भी मुद्दे पे हम चले जाएं, क्योंकि मैं जिस विधानसभा से बिलोंग करता हूं, बिल्कुल पूरी विधानसभा 99% खेती किसानी करने वाले हमारे किसान से संबंधित विधानसभा है। जहां हमने वादे किए थे कर्ज माफी के, वहाँ हमने वादे किए थे हमारे किसान आंदोलन से संबंधित बहुत बड़ी घटना घटी थी। बिल्कुल, मंदसौर गोली कांड के बाद हाटपिपलिया एकमात्र मध्य प्रदेश में ऐसी विधानसभा क्षेत्र रहा होगा जहां पर एक एक किसान साथी पर 7-7, 8-8, 9-9 थानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। मुकदमे दर्ज होने के बाद जब हम 2018 के चुनाव में उनके बीच गए थे तो हमने उनको वचन दिया था कि आप हमें जिताओ, हम आपके मुकदमे वापस करेंगे। सवा साल के बाद में ये स्थिति बन रही थी कि हम मंत्रियों से मिल रहे थे, मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, हर बार कहीं न कहीं मीटिंगें हो जाती, लेकिन हमारे यहाँ जो स्थिति बन रही थी वो डिसीजन पे उनके केस आ रहे थे। हमारी स्थिति ये हो रही थी, जब भी हम क्षेत्र में जाते वो परिवार वाले हमें या फिर वो हमारे साथी, युवा साथी जिनके ऊपर केस दर्ज थे, वो लगातार हमें बिल्कुल कचोटते इस बात के लिए कि हमारा क्या होगा। कई लोगों ने के मुँह से ये तक निकला कि भैया हमारा तो अब एक आध लड़का पैदा हो गया है, क्या पता 7-8 थानों में से अगर हमारा एक बार सजा हो गई तो आएंगे भी कि नहीं बाहर। मतलब लास्ट स्टेज आ गई थी, सजा होने की हो गया, उन पे ऊपर निर्णय नहीं हुआ था। अधिकारी वर्ग ये कहता था जब मीटिंग में बैठते कि यहाँ के मुकदमों में कोई मामला होगा नहीं, इसी तरह की धाराएं कि आप मुकदमे वापस नहीं। हमारा ये कहना था कि जब हमने वचन दिया है, जब हमारी सरकार है, तो सरकार एक बार इस बात को पहुंचाए तो सही न्यायपालिका में कि भाई ये हमारे सरकार की तरफ से मुकदमे दर्ज थे, वापस लेना चाहते हैं। तो उस समय तो एक कमेटी भी बनाई थी, जब भोपाल में भी आंदोलन हुआ तो पीसी शर्मा जी के उसमें कमेटी बनी थी जिसमें कहा गया था कि सारे मुकदमे वापस होंगे। जब आखिरी अंतिम समय पे तो मेरा झगड़ा हुआ था उनसे, 4-4 मंत्री बैठे हुए थे उसके अंदर। अधिकारियों ने कहा था कि यहाँ आपकी विधानसभा है, आपके जिले वाले मुकदमे ये वापस होंगे नहीं। उसमें असहमति, आज भी अगर उसकी फाइल चेक करवाएंगे तो उसमें उन मुकदमों से लेकर असहमति लिख दी थी इस बात की कि हम असहमत है कि इसको कोर्ट में पहुंचाए, वापसी के लिए ये वापस नहीं होंगे। पर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं जब तो ये असहमति अफसरों ने मेरे सामने, जब हम ऐसे मीटिंग में बैठे हुए हैं, 4 मंत्री बैठे हुए हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, वो असहमत इसलिए लिख रहे हैं कि ये प्रकरण वापस नहीं होंगे। उनका ये कहना था कि 50,000 ऐसे प्रकरण है, राजनीतिक प्रकरण, जो वापस हम कर रहे हैं, उसमें से अभी 25,000 कर रहे हैं। हमारा ये कहना था कि आप राजनीतिक प्रकरण वापस करो, अच्छी बात है, लेकिन हमने जो वादा किया है वो किसानों से वादा किया। अगर एक प्रकरण भी किसानों से संबंधित हमारे क्षेत्र का होगा वापस, तो ही जनता में मैसेज जाएगा और हम उनके साथ न्याय कर पाएंगे। 3 पीढ़ी से आप कांग्रेस में थे, दादाजी, पिताजी, आप। ऐसी क्या परिस्थितियां रही, क्योंकि अभी तो आपका राजनीतिक करियर शुरू ही हुआ था और आपको अचानक से कांग्रेस की नाव से उतर के बीजेपी की नाव में सवार होना पड़ा? देखिए, मैं आपको बता दूं भाई साहब कि हमारे क्षेत्र में मेरे तो विधायक बनने के बाद, चूंकि माननीय सिंधिया जी के आशीर्वाद से मुझे टिकट भी मिला था और
जनता ने विश्वास किया था इस बात पे कि अगर ये वचन देते हैं तो निश्चित रूप से वो वचनों को निभाएंगे। पर जब हम विधायक बने उसके बाद हमारे जो चलते हुए काम थे, पूर्व में जो स्वीकृत काम थे, वो सारे काम बंद हो गए। ऐसे बंद हो गए कि हमारा, मैं जिस गांव में रहता हूं, केलोद सेंटर में पड़ता है, हमारी हाटपिपलिया विधानसभा के क्षेत्र के, देवास से डबल चौकी मार्ग है, उस मार्ग में हमारे केलोद तक मतलब आधा बन गया वो डामर स्वीकृत पैसे। लेकिन मेरे विधायक बनने के बाद से जो बंद हुआ काम, तो वो अभी पिछले महीने चालू हुआ है, जब मैं इधर भारतीय जनता पार्टी में मतलब सिंधिया खेमे से जुड़े होने के कारण ये परेशानी आपको झेलना पड़ी। ये स्थिति ऐसी है कि चाहे सिपरा से टिगरिया गोगा रोड हो, चाहे हमारा एक हमारे देवास जिले की एक महत्वपूर्ण, मतलब उसको देवास जिले की जीवन रेखा कहते हैं, या अन्य जो नेशनल हाईवे को मिलाने वाला है एक स्टेट हाईवे, वो हमने जनता से वादा किया था कि भाई हम इसको किसी भी रूप में अगले हमारे बारिश के बाद चालू कर सकते हैं, 4-6 महीने। लेकिन उसके भी टेंडर निरस्त कर दिए गए, एक बार हो गए, दूसरी बार हो गए। वैसे ही हमारा टिगरिया केलोद सिरोलिया मार्ग वो हमने स्वीकृत करवाया, लड़ झगड़ के उनके 3 बार टेंडर हुए, जब जाकर के स्वीकृतियां कब मिली, मैं उस रोड के बारे में आपको बता दूं। बिल्कुल, कि जिस दिन हमने, क्योंकि रोड बड़ा चर्चित है, क्योंकि कमलनाथ जी ने भी कहा था सिंधिया जी से कि आप सड़क पर उतर आइए रोड पर और सरकार रोड पर आ गई। इसलिए जो सिंधिया जी को कहा था, मैं बहुत सीरियस लेना चाहूंगा उस बात को। सिंधिया जी इतने संवेदनशील हमारे नेता हैं कि हम अगर कोई छोटी बड़ी बात कुछ भी बताते हैं, जनता का दुख दर्द उनके सामने ले जाते हैं, वो तुरंत संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते हैं, या संबंधित हमारे जितने भी नेता द्वय थे उनको अवगत कराया। हमने भी अपनी समस्याएं जब उनके पास रखी थी तो उन्होंने एक बार नहीं 2-2 बार बातें की, लेकिन ये सब चीजें रुक गई थी। जिस सड़क पर आने की बात कर दी नहीं, मैं इसलिए थोड़ा सा इसीलिए मैंने कहा जी कि जो बात हुई थी आम जनता को कहा था उन्होंने पार्टी से इस रूप में नहीं कहा था कि कोई अलग, मतलब पार्टी के पक्ष में बात कही थी उस समय कि हमारी पार्टी, हमने जो वचन दिया है वो हमारे ग्रंथ के समान है और हम उसका एक एक वचन निभाएंगे, पूरा करेंगे। और अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो मैं आपके साथ में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हूँ। ये एक स्वाभाविक, कोई भी नेता होगा जब उसकी बात, क्योंकि वो खुद तो सरकार में थे नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे नेता कह रहे थे हमने कि वो जो कहा उसके बाद में आप मीडिया वालों ने जब ये बात पूछी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसा कह रहे सिंधिया जी सड़क पे आ जाएंगे तो उतरते तो उतर जाए, ये कभी बात नहीं होती है। इतने बड़े लीडर के बारे में इस तरह की बात कहना, ये उनका अपमान तो था ही, हमारा अपमान भी था। पर मैं इनसे सबसे अलग हटके कहना चाहूंगा कि इन सबसे ज्यादा अपमान उन मतदाताओं का हुआ है, एक एक पोलिंग बूथ के, जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया था, सिंधिया जी की बात पर, कहीं ना कहीं हमारी बात पर विश्वास किया था, उन सब के विश्वास का अपमान हुआ था। ये इस मोह भंग की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो मुलाकात नहीं करते थे विधायकों से, कई बार एक बड़ा शब्द चला था कि चलो 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 जी, चलो उसके चलो। पीछे की क्या कहानी है? चलो चलो वाली बात यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट अगर देते थे, कहीं ना कहीं हम जो भी 3-4 घंटे 5 घंटे अगर इंतजार करते, उसके बाद आधा घंटा भी या आधा मिनट भी अगर हमें मिलता तो खड़े खड़े जो भी हमारे कागज लेकर के उन्होंने कहा चलो चलो। दूसरी बात ये तो एक उनकी जो भी आदत थी। हमारी जो शुरुआत हुई है वो हमारी, चूंकि 1.25 साल बीत गया था, मैंने शुरुआत भी की थी कि भाई एक तो वो डिसीजन पे हमारे केस आ गए थे, किसान वाला, सड़कों की जो बनने की काम थे वो बंद हो चुके थे, हमारे संबल योजना बंद कर दी गई थी। उस संबल के लिए बड़ा एक हल्ला मचा, क्योंकि जिन्होंने महेंद्र सिंह सिसोदिया आपके साथ गए उन्होंने भी कहा था कि इसमें बहुत फर्जीवाड़ा है, बहुत गलत तरीके से नाम जुड़े हैं, फिर वो योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। देखिए वो अब किस कारण से बंद कर दी, लेकिन जब हम तो जनता के बीच में, चूंकि हम लगातार जनता क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, संबल योजना हर गरीब उस व्यक्ति के परिवार की, जो एक जना जिसके घर में परिवार में कमाने वाला होता है, और दूसरे जब निराश्रित हो जाते हैं अगर उसकी मृत्यु के बाद, तो उस संबल से कहीं ना कहीं उनको सहायता मिल जाए, घर में एक बड़ा संबल मिल जाता था, बहुत संबल मिल जाता, वो सब बंद कर दिया। यहाँ तक कि 5,000 रुपए जो गरीब परिवार को
अगर किसी की मृत्यु पर क्रियाक्रम करने के लिए दिए जाते थे, वो भी बंद हो गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन किसानों का हमने कर्ज माफ़ी की बात की थी, उनकी कर्ज माफ़ी जिनके नहीं हुए थे उनके ऊपर और ब्याज का बोझ गठरी बांध दी थी। लेकिन सरकार ने इसके तो अलावा बड़े ब्याज सारे तो दिया, ब्याज तो कर ही दिया था। इसके अलावा आप समझे कि खाद बीज भी उपलब्ध नहीं होता था। मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की हम बड़े ढोल बजा बजा कहते थे कि भैया 26,000 से 51,000 रुपए कर दिए गए। अब हमने भी खूब उत्साह में ढोल बजाया। शादियां करा दी। अरे शादियां करवाई। 4 जून को ये समझो हमारे नानूखेड़ा जैसे गांव में 337 शादियां, इसके अलावा अलग अलग गांव में कोई 25 शादी 50 शादी अलग अलग शादियां जब करवाई, साल भर तक उनके, जब तक हमारा इस्तीफा हुआ है तब तक एक भी हमारी बहन के खाते में राशि नहीं डाली गई। जब जाते हम क्षेत्र में तब वो लोग, उनके परिवार के लोग पूछते कि भैया हमारी राशि कहाँ है। अब वो चूंकि जब कोई उधारी, कहीं ना कहीं शादी में दूसरे भी अन्य खर्च होते हैं, भले ही सम्मेलन में करो, वो कहीं ना कहीं उधारी ले लेते हैं आसपास से किसी से भी, तो उसको चुकाने के लिए महीने 2 महीने का समय जो भी होता है काफ़ी होता है। वो भी समझते हैं कि भाई सरकारी योजना है, 2 महीने के बाद 4 महीने बाद पैसा आ जाएगा। लेकिन 4 महीने 6 महीने 8 महीने साल भर बीत गया, उसके बाद लोग हमारे ऊपर जो है तलवार खींचने तैयार हो गए थे। पूरे घटनाक्रम में आप बड़े चर्चित रहे कि इस्तीफे की बात हो, चाहे वो स्विमिंग पूल में जब खबरें आई, जब वीडियो आए नहा रहे थे और जीतू पटवारी पहुंच गए थे और ये कहा गया आप तो आने को तैयार है, बंधक बना के रखा गया था। नहीं, तो एक तो वो घटनाक्रम, दूसरा कि आपने बीजेपी को अप्रोच किया था या बीजेपी ने आपको अप्रोच किया कि आपकी अगर नाराजगी तो आप हमारे साथ आइए, हम आपको मान सम्मान देंगे? देखिए, हमारे नेता माननीय सिंधिया जी थे हैं, और उनके मार्गदर्शन में हमने इस राजनीति में कहीं ना कहीं इस स्थान पर पहुंचे। जब हमारी उनकी बात हुई थी, ये जो रुके सारे काम, कई काम, चाहे हर तरह के जो भी हमारी विधानसभा में संबंधित काम थे, और जनता से इन सड़कों के बारे में जो अधूरी बात रह गई है, हाँ बिल्कुल, जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे थे, जब हम क्षेत्र में लगातार जाते तो उनकी जो वापस हम से एक अपेक्षा थी वो हम पूरी कर नहीं पा रहे थे। उस संबंध में जब हमने सिंधिया जी से बात की थी, उन्होंने प्रशासन को, शासन को अवगत कराया था, मंत्री द्वय को, मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया उस बात के लिए। लेकिन जब उनकी भी नहीं सुनी जा रही थी, तब उनका ये कहना था कि या तो हमें कहीं न कहीं कड़ा निर्णय लेना पड़े जनता के हित में, तो फिर हम लेंगे। और उन्होंने वो कड़ा निर्णय लिया। आपको उम्मीद थी इतना बड़ा कड़ा निर्णय होगा कि सरकार भी जाएगी और आपने अपनी विधायक की दाव पे लगा दी? विधायक, आप किसी पद पे बैठ जाओ, वहाँ आपके पास जो अधिकार होना चाहिए, अगर अधिकार विहीन किसी कुर्सी पे बिठा दोगे तो आप क्या करेंगे? सीधी बात है कि आपके जो चलते हुए अगर काम रोक दिए जाएंगे तब आप क्या करोगे? फिर तो निर्णय लेना पड़ेगा, और हमने जनता के हित के लिए निर्णय लिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही कि विधायक की त्याग दी। लोग छोटे से पद के लिए कहीं ना कहीं अपना सब कुछ दूसरा त्याग देते हैं। हम इस पद पर पहुंच गए थे, लेकिन हमारे अंदर उन जनता का दर्द था। मैं कहूँगा बहुत सारे गांव, हमारे चाकरपुरा जैसे, चाकरपुरा में कल हम एक भूमि पूजन करके आए, एक सड़क का। हमने पहला भूमि पूजन किया जिस दिन पहली मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की मंडल की रखी 28 तारीख को। उसके पहले जब हम, मतलब ये समझो त्याग पत्र दिया था हमने, और उसके बीच में 10 दिन का समय, बिल्कुल 10 दिन के समय में हमारा इस्तीफा स्वीकार हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के पहले हमारी ये शर्त थी कि हमारे सड़क निर्माण होना चाहिए, हमारे किसान साथियों के प्रकरण वापसी होना चाहिए, हमारी दूसरी जो बहुत जटिल समस्या हैं उनका तुरंत निराकरण होना चाहिए। चाकरपुरा गांव की इसलिए बात कर रहा हूं कि कल हमने उसका भूमि पूजन किया। उसकी स्वीकृति आज तक 70 साल में कभी नहीं हो पाई थी, पहली बार। नारकी जीवन वो जी रहे थे पूरा। और पिछले मेरे विधायक बनने के बाद 2 मृत्यु हुई उसमें पिछले बारिश में, इस वजह से कि वो नदी पार नहीं कर पाए, उस रोड नहीं होने की वजह से कारण नहीं जा पाए। जब उनकी तबीयत खराब हुई, बीमार हुए, अस्पताल नहीं ले जा सके, इस वजह से 2 लोग वहां मर गए। हम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे थे। वो जब हम विधानसभा के चुनाव थे तब रात को 2 बजे उन्होंने हमको बुलाया था कि नहीं आप आओ। पूरा गांव एक जाग रहा था, और उनका ये कहना था कि भैया हम पूरी तरह से आपके साथ में रहेंगे, आप युवा हो। आज तक जितने नेता आ गए, हमने उनसे भी विश्वास किया था, लेकिन विश्वास पे खरे नहीं उतरे थे। हमें इस बार हम आप पे विश्वास करके एक एक मतदाता हम आपको वोट करेंगे, लेकिन हमारी एकमात्र मांग है कि कम से कम ये सड़क बन जाना चाहिए। हमने कई बार उसके लिए आवेदन दिए, कई बार बात की, लेकिन हमें एक भी रिजल्ट नहीं आया। हमें ये वापस ये भी बात नहीं हुई कि इस सड़क का हम करेंगे क्या।
आपकी नाराजगी कमलनाथ दूर नहीं कर पाए, पूरा मंत्रिमंडल दूर नहीं कर पाया, लेकिन क्या आपको भरोसा है कि आप दीपक जोशी की नाराजगी दूर कर पाएंगे? क्योंकि वो मेरा सब पूरे किसी प्रकार की नाराजगी नहीं। इतने सारों में वो इकलौते एकमात्र नेता है जिन्होंने अभी ये कहा, नाराजगी खुलकर जताई, संगठन ने उनको समझाया, कैलाश विजयवर्गीय की उनसे बात हुई। आपकी उनसे कोई बात हुई है? देखिए, वो वरिष्ठ नेता है, उनके साथ जो भी विधानसभा के हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, मैं तो इस बात को नहीं मानता हूं कि उनकी नाराजगी है, इसलिए कि नहीं, क्योंकि वो खुद खुलकर बोले हैं। वो जो खुलकर बोले हैं उसको आपने आदर ले लिया। हम तो मीडिया में आपसे समझना चाह रहे हैं। उन्होंने जब चर्चा की तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरे लिए विकल्प खुले हैं, विकल्प खुले हैं, बस इतनी सी बात कह करके, और आपने उसको थे नहीं, राजनीति में आपको पता विकल्प खुले का मतलब क्या होता है? नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात का फिर वापस खंडन किया कि मैंने विकल्प खुले के मामले में इस बात को दूसरे विकल्पों के बारे में नहीं कहा। मैंने संगठन में कहीं ना कहीं दूसरे स्थान मिले या अपनी जो बात कहने का अपने ऊपर शीर्ष नेताओं तक पहुंचाने का उनका जो माध्यम था, मीडिया ने उसको अलग तरीके से ले लिया। मुझे पूरे समय में लगभग सभी नेताओं के साथ, छोटे बड़ी जितनी भी हमारी यहाँ पर अभी मीटिंगें हुई हैं, उन सब में हम साथ में रहे हैं, उनका स्नेह मुझे है। उन सभी नेताओं को अपना अपना बात रखने का अधिकार होता है और उन्होंने अपनी बात को शीर्ष नेतृत्व में रखा और स्वाभाविक है, होना चाहिए। इसमें तो इसको नाराजगी के रूप में ना देखा जाना चाहिए। कमलनाथ जी ने कहा था कि मुझे आश्वस्त किया था दिग्विजय सिंह ने कि सरकार बचा लेंगे। एक खबरें ऐसी भी आई कई सारे, जब आपके पुराने जो सहयोगी हैं कांग्रेस के विधायक, वो भी कहते थे कि दिग्विजय सिंह सुपर सीएम हैं उनकी चलती सरकार में। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ था या अंदर की कहानी क्या है? ये सब आपके सामने जग जाहिर है कि क्या चल रहा था ना क्या नहीं, पर मैं तो अपने क्षेत्र की बात करूँगा। मेरे क्षेत्र में सारे काम बंद कर दिए गए थे। अब उसके पीछे कारण क्या था, उसमें कौन सुपर सीएम बन रहे थे और कौन सीएम थे और क्या कारण थे, मेरे सारे काम बंद होने का क्या कारण था? एक भी कोई ये नहीं कह सकता कि एक भी काम उस समय से 1.25 साल में करवा पाए हो। लेकिन ये दिक्कतें उन्हीं विधायकों के साथ क्यों आई? मैं इनसे मिल कर बिल्कुल ये सारी शिकायतें कि काम नहीं हो रहे, काम रुकवा दिए गए, ये सिंधिया समर्थक जितने आप या आपके सहयोगी वो सारी ये बात कह रहे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऊपर से कोई ऐसा प्रेशर था, कोई ऐसा इशारा था कि इनके क्षेत्र में काम नहीं किए जाए। तो वो लीडर कौन हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्योंकि 15 साल बाद जब सत्ता मिली, लोगों ने कहा कि 40 साल का एक्सपीरियंस है, बड़े मैनेजर हैं, सब मैनेज कर लेंगे। तो फिर आखिर ये नौबत क्यों आई? ये आप अच्छी तरह से, ये हम तो चाह रहे हैं कि आप अपने विधानसभा के लोगों को ये बता दें कि इसके पीछे कारण क्या है। आपने जिस तरह से कहा कि हो सकता है सिंधिया जी के लोगों के काम नहीं हुए हों, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जिनने भी जो भी रहे हो, चाहे पर्दे के सामने रहो या पर्दे के पीछे, अब तो आप दूसरी पार्टी वाले अब तो नाम ले सकते हैं, किसी न किसी रूप में अवरोध उत्पन्न किया है। तो अब तो आप नाम बता सकते हैं। तो सभी है उसके अंदर, एक जने का नहीं कह सकता। फिर भी एक दो मैं तो उनको आमंत्रित करता हूं। मैंने तो जब इस्तीफा दिया था तब आपने दिग्विजय सिंह जी का भी नाम लिया। दिग्विजय सिंह जी मुझसे मिलने आए कि भाई बेंगलोर में चलो मनोज से मिले। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने वीडियो भेजा था जिसमें फिर कहा गया कि डरा कर आपसे बनवाया गया। नहीं, मैंने उनसे ये कहा था कि आप बिल्कुल आए, मैं मिल जाऊंगा, मिलने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी उस सड़कों के ऊपर से होकर आ जाए, नेवरी से लेकर के हाट पिपलिया चापड़ा तक की सड़क पे ऊपर से गुजर के आ जाएं। आप उन किसान साथियों, उन परिवारों से मिलकर आ जाएं जिनको अंतिम सजा होने की तैयारी हो रही है, जिनके ऊपर प्रकरण दर्ज है। उन बच्चों से मिलकर आ जाएं जिन बच्चों को बारिश में बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। कई स्कूल हमारे ऐसे हैं। ऐसे हमारी बहनों से मिलकर आ जाएं जिनने शादी तो कर ली लेकिन उनके खातों में पैसे नहीं आए। वो जो उनके पिछले साल 1.25 साल में जो लोग मरे हैं, जिन बच्चों के पिताजी जो एक जना कमाने वाला था, उन बच्चों से भी मिलकर आ जाएं, उन बहनों से मिलकर आ जाएं जो कहीं ना कहीं कल्याणी हो गई है आज, लेकिन उनको आज थी कि हम अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य कमा रहा है तो हमें भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी, हमें संबल से ही कहीं ना कहीं राशि प्राप्त हो जाएगी। जवाब क्या था? जवाब आया ही कहाँ? जवाब आ जाता तो हम आ जाते। यानी अरे हम जैसे लोग अगर ये सब चीजें हो जाती, ये अगर धरातल पे हम कर देते तो हम लोग वापस आ जाते। इस बात को हम सब चाहते थे कि इतने बीच का समय मिला है, आप कहीं ना कहीं निर्णय ले, लेकिन एक भी निर्णय नहीं लिया। निर्णय लिया किस दिन? जिस दिन मैं बता दूं आपको, जो एक मेरी सड़क, मान लो नेवरी हाट पिपलिया वाली सड़क की बात कर रहा हूं, जिस दिन मेरा इस्तीफा स्वीकार हुआ मेरे सहित 22 विधायकों का,
उस दिन सुबह 19 मार्च के दिन इस्तीफा स्वीकार होता है और 19 मार्च की शाम को उस फाइल पे दस्तखत होते हैं और जाते हैं कि ये शासन को स्वीकृति के लिए जाए। तो इसलिए क्यों रोक रखा था? तो 20 की हम वो सुबह रास्ता नहीं नहीं, रास्ता देख रहे थे क्या कि हमारा ये आप इस्तीफा दें और तब जाकर के हम स्वीकृति करें, या फिर हमारे खिलाफ जनता को भड़काना चाह रहे थे कि हमारे खिलाफ करना चाह रहे थे। एक और चीज है, आपने जो किसान आंदोलन मुकदमों की बात की 2017 के आसपास की है, जी हाँ, इसी सरकार के समय वो मुकदमे कायम हुए थे, तो अब आपको उम्मीद है कि यही सरकार वो मुकदमे वापस ले लेगी? परिस्थिति ले लिया, स्थिति परिस्थितियां जब बनती है, जब नाराजगी कहीं हो जाती है, तात्कालीन परिस्थितियां हुई थी, वो उन परिस्थितियों में जो हुआ। लेकिन फिर 30 अप्रैल में धन्यवाद इस बात का सिंधिया जी को, शिवराज सिंह जी को देना चाहता हूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 30 अप्रैल के दिन जब मैं पहली बार माननीय शिवराज सिंह जी से मिलने गया था सिंधिया जी के निर्देशन में, तो पहले हमारे सड़कों सहित ये किसान आंदोलन सहित जितने भी प्रकरण है ये सारे वापस लेने के आदेश 30 तारीख के दिन जारी हो गए। 30 अप्रैल 2020। मतलब आप संतुष्ट हैं कि संतुष्ट क्यों नहीं होंगे? जब हमारी बात को रखा, सम्मान रखा गया, जब हमने इस्तीफे के पहले भी ये बात हुई थी कि हम जब इधर शामिल भी होंगे, लेकिन हमारी ये बड़ी मांग है, हमारे छोटे मोटे काम को हम कांग्रेस के ही आपके सहयोगी अब कह रहे हैं कि जो लोग आप छोड़ गए 22 लोग, कि जयचंद थे, गद्दार थे, बिकाऊ थे, तो ऐसी जब आप ये आरोप लगते हैं तो कैसा महसूस होता है, खास तौर से ऐसे लोगों के साथ कि जिनके साथ आप 15 महीने रहे? मैं उन सबको आमंत्रित करता हूं, जरा आए और अब तो काम चालू हो गए, उन सड़कों से होके जरा उन किसान साथियों से तो मिलो। जयचंद या दूसरी जो भी बातें बिकाऊ या सारी, ये सारी जनता जवाब देगी। आज हमने जनता की लड़ाई लड़ते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आने वाले समय में जब हमारी लड़ाई होगी तो वो जनता लड़ेगी और इनको जवाब भी देगी कि ये इनसे पूछेगी सवाल कि भैया 1.25 साल तक कर क्या रहे थे आप, क्यों ये सब सारी योजनाएं बंद कर दी थी, क्यों हमारे विकास को अवरुद्ध कर दिया था। एक और आरोप लगाते हैं कांग्रेसी कि जिस समय मध्य प्रदेश में कोरोना ने दस्तक दे दी थी, उनकी सरकार जूझ रही थी, तब आप भी उसमें हिस्सा थे, कि हमने जब प्रयास किए तो उसका मखौल उड़ाया गया। वो पूरी बीजेपी सरकार गिराने के खेल में थी और जिन विधायकों को यहाँ रहना था जनता के बीच, वो बेंगलोर के रिसोर्ट में मस्ती कर रहे थे। मध्य प्रदेश में कोरोना ने दस्तक दे दी, उसके बाद आनंद फानन में फिर सरकार ने निर्णय लिए, लेकिन पूरा फोकस सरकार गिराने पर था। नहीं, सरकार गिराने या उठाने वाली बात नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कोरोना ने दस्तक दे चुके थे, अगर कोरोना ने उस समय, तो इनने क्या योजना बनाई थी उसमें? इनसे ही पूछना चाहता हूं कि उस समय की इनकी योजना तो बताएं कि कोरोना से लड़ने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए थे, किस बात की शुरुआत की थी, एक आध बात की शुरुआत कर दे तो बताएं। आईफा अवार्ड को लेकर बड़े सवाल उठे थे कि आपकी पार्टी के समय की, जब आपकी पार्टी से कांग्रेस में बड़े सवाल उठे थे कि आईफा अवार्ड की जरूरत क्या है, जब किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो आपने भी किसी ऐसे मंच पे अपनी आवाज उठाई थी? मेरा तो ये कहना है कि हम आईफा अवार्ड जैसे भले ही काम करें, लेकिन कब करें? जब हम अपने क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं को, जो समस्याएं हैं हमारे आम जन की, उन समस्याओं का पहले निराकरण करें, उसके बाद में इस तरह के कोई आयोजन हो तो। नहीं तो हमारा किसान एक तरफ मर रहा है, हमारे बहनें कहीं ना कहीं परेशान हो रही है, हमारे व्रत साथी जो भी है वो परेशान हो रहे हैं, आने जाने की समस्या हो रही है, लोग आने जाने रुकने का, आवागमन रुकने के कारण मर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हम इतने बड़े अवार्ड का काम करें? मेरा तो ये कि अनुरोध था कि हम पहले अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रखें क्षेत्र के लोगों को, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उसके बाद दूसरे सारे काम। आप समस्या की बात करें, बीजेपी प्लान कर रही है कि पूरे जो चुनाव में जाएंगे 24 उपचुनाव में, तो सिंधिया जी के मान सम्मान अपमान को मुद्दा बनाएंगे। आपको लग रहा है कि ग्वालियर चंबल में तो ठीक है, आपके क्षेत्र में ये मुद्दा काम करेगा? क्यों नहीं करेगा? मैंने आपसे एक ही बात कही है कि सिर्फ सिंधिया जी का मान सम्मान नहीं था, मान सम्मान उस एक मतदाता का है जिसने 2018 के चुनाव में विश्वास किया था इस बात का कि हम कहीं ना कहीं बदलाव करेंगे, अगर उस पार्टी को जिताएंगे, इन्होंने वचन दिए तो वो पूरे करेंगे। लेकिन जब एक समय सीमा होती है, जब वो 25% समय तो हमारा निकल ही चुका था, और उसके बाद में फिर आने वाले समय में क्या होना था हमें नहीं पता। लेकिन अगर उन समस्याओं का हल नहीं होता, उनके मान सम्मान का, उनके विश्वास पे हम अगर खरे नहीं उतरते,
तो निश्चित रूप से हम दूसरी बार न तो जनता के बीच में जा सकते थे। तो अपमान उनका नहीं हुआ, अपमान तो उस एक एक मतदाता का जिनने विश्वास करके इस सरकार को बनाई थी। तो उस अपमान का, तो उनके खुद के अपमान का बदला जरूर लेगी जनता। इस चुनाव में जब आप जनता के बीच जाएंगे, आपने बहुत सारी बातें की, तो पिछली सरकार जो शिवराज सरकार के कामकाज या अभी के कामकाज या कमलनाथ सरकार की विफलता, किसको मुद्दा बनाएंगे? और पिछले 1.25 साल में सारे काम रुक गए थे, एक चीज, और 1.25 साल के बाद जब हमने अपना पद छोड़ दिया, उसके बाद जब यहाँ के नेताओं से मिले, इनसे जो हमारी शर्तें रखी थी वो काम पूरे हुए हैं। और पूरे होने के साथ साथ अभी वर्तमान में आज की तारीख में बता देता हूँ कि मैंने अभी 23 सड़कों अलग अलग जोड़ने के लिए अभी दी थी। मेरी कल स्वीकृति कम से कम 16 करोड़ के आसपास की स्वीकृतियाँ कल आ गई है और उनका निर्माण आने वाले 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं दूसरे काम, ये सारे चीज़ें जो चालू हुई है, ये मुद्दे खत्म कर रहे हैं इस सरकार में आने के बाद। जो इसके पहले 1.25 साल तक हम खुद विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे, पर वो मुद्दे जो के त्यों रखे हुए थे, उनमें से एक आध भी नीचे नहीं आया था। लेकिन आज की तारीख में ये सारे मुद्दे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता में जो मैसेज जाना है वो बहुत अच्छा जाएगा और इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विजय भी होगी। श्रेय आपने दे दिया। और एक आखिरी सवाल और कि ये जो 15 साल बाद सरकार बनी, 15 महीने में गिर गई, इसका श्रेय किसको देंगे? सिंधिया जी को, कमलनाथ को या दिग्विजय सिंह को? बात के दोनों को तो धुआं ही धुआं। और जब इनका अपमान हुआ है तो निश्चित रूप में भाई वो उन देखिए 2018 का जब चुनाव था तो पूरे मध्य प्रदेश में तीसरा फोटो कोई नहीं लगा हुआ था। बिल्कुल, अगर कहीं ना कहीं हमने पर्चे बनाए थे या प्रदेश से या कहीं पर्चे गए होंगे तो उसमें एक सिंधिया जी, दूसरे कमलनाथ जी थे। दोनों के फोटो लगा करके ही हमने चुनाव लड़ा। जनता ने उन दोनों को देखा और सिंधिया जी का प्रभाव एक एक जनता जानती है, सिंधिया जी कितने संवेदनशील है। उनको 1.25 साल में क्या सम्मान दिया ये आप सबके सामने है। बिल्कुल, मतलब यहाँ तक कि पूछा तक नहीं गया कि क्या, और उनके कहने पर जो काम हो जाना चाहिए, कम से कम जो जनता जनहित से जुड़े मुद्दे जो भी थे उनको जो ध्यान रखा जाना चाहिए उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा हम सबके लिए तो अपमान की बात थी, लेकिन किनके द्वारा किया जा रहा था ये बाकी के 2 लोग आपने जिनके नाम लिए हैं। निश्चित रूप से सभी का अपनी अपनी जगह महत्व है। तो ये थे मनोज चौधरी जो कि हाटपिपलिया से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और बड़ी साफ गोई से उन्होंने अपनी बातें रखी कि किस प्रकार पर्दे के पीछे घटनाक्रम चले, किस प्रकार से विधायकों से ट्रीट किया जाता था, किस प्रकार विकास के कामों में रोड़ा लगाया जाता था। तो उम्मीद करेंगे कि इस बार जो जिस उम्मीदों के साथ वो नए दल में गए हैं वो दल उनकी उम्मीदों को पूरा करे और वो अपने मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी।